नमस्कार छात्रों। आज हम कक्षा 9 और 10 का संयुक्त पाठ्यक्रम साहित्य सागर के पद्य भाग का पाठ 6 बड़े घर की बेटी पढ़ेंगे। यह प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है। पिछले 2 वीडियोस में इस कहानी का कुछ हिस्सा मैंने आपको वर्णन करके बताया था। अब बचा हुआ वर्णन हम आज पढ़ेंगे और आज हम पेज नंबर 37 से शुरू करेंगे। तो आप पुस्तक अपने सामने रख लीजिएगा। श्रीकंठ सिंह ने उत्तर दिया, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से मूर्ख नहीं हूँ। ये कहानी का वह हिस्सा है जब बेनी माधव सिंह श्रीकंठ से कहते हैं कि वह स्त्री की बातों में आकर अपने भाई को क्यों त्याग रहे हैं, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए और इस तरह स्त्रियों को सिर चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। छात्रों, ये बात थोड़ी सी इस परिप्रेक्ष्य में गलत लगती है। बेनी माधव से हालांकि अनुभवी व्यक्ति थे, लेकिन अगर घर की स्त्रियों को कोई समस्या आती है तो जाहिर सी बात है कि वो घर से के ही किसी न किसी सदस्य से अपनी समस्याओं का वर्णन करेंगी, अर्थात उन्हें अपनी समस्याएं बताएंगी। तो ये पक्ष या फिर ये विचार थोड़ा सा गलत लगता है कि उनकी बातें नहीं सुनना चाहिए। अगर उनकी बातें जायज़ है तो ज़रूर सुनना चाहिए और उनका निराकरण भी करना चाहिए। तो श्रीकंठ सिंह ने जब बेनी माधव सिंह ने उन्हें आनंदी की बात ना सुनने को कहा तो उन्होंने कहा, इतना मैं जानता हूँ, यानी इतनी बात तो मैं भी जानता हूँ कि क्या सही है और क्या झूठ है। आपके आशीर्वाद से मूर्ख मतलब आपका आशीर्वाद है मुझ पर और मैं इतना नादान और मूर्ख भी नहीं हूँ। आप खुद जानते हैं कि मैंने कितने लोगों को समझाया है और इस गांव में कई घर संयुक्त परिवार बिखरते बिखरते बच गए हैं। वो मेरी नसीहतों से, मेरी सलाह से ही आज एक संयुक्त परिवार में रह के जीवन यापन कर रहे हैं। पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, पर कहते हैं कि आनंदी को मैं ब्याह कर लाया हूँ और साथ ही साथ मैंने उसे सारे समाज के सामने वचन दिया है कि उसकी मान प्रतिष्ठा की मैं रक्षा करूँगा। तो कल को ईश्वर के दरबार में भी मुझे इस बात की गवाही देनी पड़ेगी कि मैंने आनंदी के मान प्रतिष्ठा की कितनी रक्षा की, उसका मैंने सम्मान किया या नहीं। तो अगर उसके प्रति कोई घोर अन्याय करता है या जानवरों जैसा व्यवहार करता है तो वो मुझे सहनीय नहीं है। और वो कहते हैं कि वो सच मानिए कि मेरे लिए इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है कि मैंने लाल बिहारी को कोई भी सज़ा नहीं दी। इसके लिए मैं उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दे सकता था, पर मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा और मैं सिर्फ और सिर्फ उसके साथ नहीं रहने की बात कर रहा हूँ। अब बेनी माधव सिंह को भी गुस्सा आया। लगातार उनका बेटा उनकी बातें काटता जा रहा था। उन्होंने गुस्से से बोला कि लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, अगर उससे कोई गलती हो तो तुम उसके कान पकड़ो, अर्थात तुम उसे दंड दो, तुम उसे समझाओ बुझाओ, लेकिन ऐसी बातें तो मत करो। तो श्रीकंठ सिंह बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा, नहीं, लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। तो बोले, एक स्त्री के पीछे, मतलब एक औरत के इस कारण तुम ऐसी बातें करोगे? तो बोलता, जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण, जो वो बिना सोचे समझे कार्य करता है और जिस तरह से निष्ठुर व्यवहार करता है, उसकी वजह से मैं उसे अपना भाई नहीं समझता। दोनों थोड़ी देर तक चुप रहे। ठाकुर साहब चाहते थे कि बेटे का गुस्सा शांत हो जाए, लेकिन वो लाल बिहारी की गलती भी मानने को तैयार नहीं थे। जब उनके बीच में ये वाद विवाद हो रहा था तो इसी बीच गांव के कई लोग किसी न किसी बहाने वहां आकर बैठ गए और जब कई महिलाओं ने जब ये सुना कि श्रीकंठ सिंह के घर पे भी अब ये नौबत आई है कि वो अपनी पत्नी की बातों के कारण या फिर अपनी पत्नी के कारण अपने पिता से लड़ने तैयार हैं, तो उन्हें बहुत खुशी हुई। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं अकुलाने लगी। मतलब पिता की बातें, पुत्र की बातें सुनने के लिए वो बेचैन होने लगी। मधुर वाणियां यानी व्यंग्य के रूप में कहा गया है
कि दोनों का आपस में क्या वाद-विवाद होता है। गाँव में कुछ ऐसे कुटिल मतलब कपटी लोग भी थे, जो कि इन लोगों की न्यायप्रियता पर मन ही मन कुढ़ते थे। ये जिस तरह से ये परिवार नैतिक मूल्यों का पालन करता था, वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता था और ऐसा लग रहा था कि इनकी शुभकामनाएँ आज पूरी होंगी। मतलब शुभकामनाएँ भी व्यंग्य के रूप में कहा गया है, मतलब इन मन ही मन इस परिवार का बुरा सोचते थे और ये बात आज उनकी पूरी होती दिखाई दे रही थी। इसीलिए कोई हुक्का पीने के कारण और कोई लगान की रसीद दिखाने के बहाने से वहाँ आकर बैठ गया। लेकिन बेनी माधव सिंह बहुत पुराने व्यक्ति थे, यानी वो बुजुर्ग थे, अनुभवी व्यक्ति थे। वो इन सारे भावों को समझ गए, लोगों की इन भावों को समझने में उन्हें बिल्कुल समय नहीं लगा और उन्होंने सोचा कि चाहे कुछ भी हो, मेरे विरोधी हैं, ये मेरे बैरी हैं, मैं इनको बिल्कुल खुश होने का मौका नहीं दूँगा। तो उन्होंने तुरंत अपनी आवाज़ नीचे की, बड़ी मधुरता से श्रीकंठ से बोले कि बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, यानी बेटा तुम जैसा सोचते हो, मैं तुम्हारे साथ सहमत हूँ। तुम्हारी जो इच्छा है करो, लेकिन अब तो लड़के से यानी मेरे बेटे से अब तो गलती हो गई है लाल बिहारी से। लेकिन इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ यानी इलाहाबाद में पढ़ा हुआ बिना किसी अनुभव का गुस्सैल ग्रेजुएट इस बात को समझ नहीं सका, क्योंकि वहां पे जब डिबेटिंग क्लब में डिबेट करता था वो, तो उसको अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। मतलब डिबेट में क्या होता, वाद विवाद में हम अपने पक्ष को जिताने के लिए उस पर अड़े रहते हैं। तो उनको बेनी माधव सिंह की चालों की कोई खबर नहीं थी। मतलब उन्होंने जिस मतलब से कोमलता से बात की थी, बात को पलट दी थी, वो उसके समझ में नहीं आया। वो अनुभवी और बुजुर्ग थे। वो उसने सीधे बोला कि मैं लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रहूंगा। बेनी माधव सिंह ने बड़े प्यार से श्रीकंठ से कहा कि बेटा तुम तो अक्लमंद हो, तुम इस तरह नादान लोगों की बात पर ध्यान क्यों देते हो? वह नादान लड़का है, उसे अक्ल नहीं है, उसे समझ नहीं है, उससे जो भी गलती हुई है तुम उसे माफ कर दो। श्रीकंठ सिंह को आवेश आ गया, श्रीकंठ सिंह को और गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि नहीं, उसकी इस दुष्टता को मैं बिल्कुल नहीं सह सकता, यानी उसकी इस गलती को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब या तो घर में लाल बिहारी रहेगा या मैं। अगर आपको उससे ज्यादा प्यार है तो आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपना बोझ खुद उठा लूंगा। अर्थात श्रीकंठ सिंह अब नौकरी कर रहे थे तो जाहिर था कि उनकी कमाई भी होती होगी, तो वो अपना बोझ उठाने में समर्थ थे और कहा कि यदि आप मुझे अपने साथ रखना चाहते हैं तो उससे कहिए कि उसकी जहां इच्छा हो वहां चला जाए और ये मेरा आखिरी फैसला है, अब मैं इससे बिल्कुल नहीं पलटूंगा। लाल बिहारी दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा। लाल बिहारी अपने घर की चौखट यानी दहलीज होती है जहां पे कि दरवाजे के से हम अंदर जाते हैं, वहां खड़ा अपने बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वो श्रीकांत का बहुत आदर करता था, कभी भी उसके सामने चारपाई या पलंग पर नहीं बैठता था, हुक्का नहीं पीता था या पान नहीं खाता था, यानी उसका इतना आदर करता था कि उसके सामने हमेशा विनम्रता से खड़ा रहता था। तो कई बार वो अपने पिता का भी उतना लिहाज नहीं करता था जितना अपने बड़े भाई का। और श्रीकंठ भी उससे बहुत प्यार करते थे। अपने जब से वो बड़े हुए थे या लाल बिहारी बड़ा हुआ था, उन्होंने कभी उसे प्यार से भी कोई डांट नहीं लगाई थी। और जब भी वो इलाहाबाद से आते थे, लाल बिहारी के लिए कुछ ना कुछ चीजें जरूर लाते थे। मुग्दर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। मुग्दर यानी लकड़ी की एक मतलब मोगरी टाइप में होती है जो कि पहलवानों के पास रहती, जिससे वो अभ्यास करते हैं। तो लाल बिहारी को पहलवानों का बहुत शौक था, तो उन्होंने उसे मुग्दर की जोड़ी बनवा कर दी थी। और पिछले साल उसने नागपंचमी के दिन कुश्ती में अपने से ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति को दंगा हरा दिया था। तो वो बहुत खुश हो गए थे श्रीकंठ, और अखाड़े में जाकर उसको यानी कुश्ती के मैदान में गए, उसको गले से लगाया और 5 रुपए के पैसे सब में बांट दिए थे। तो ऐसा भाई जो इतना प्यार करता है, इतना दिल से उसे चाहता, उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर
इतनी हृदय विदारक यानी इतनी दुखद बात सुनकर लाल बिहारी को बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ। वो फूट-फूट कर रोने लगा। तो इसमें कोई शक नहीं था कि उसे अपने किए पर पश्चाताप तो था और भाई के आने से 1 दिन पहले से ही वो डर रहा था। छाती धड़कना यानी थोड़ा अंदर ही अंदर डरना कि देखो कि मुझे अब भैया क्या कहेंगे, मैं उनके सामने कैसे जाऊँगा? मैं उनसे कैसे बात करूँगा? कैसे उनके सामने आँख उठाऊँगा? आखिर मैंने इतनी बड़ी गलती की है। तो लेकिन आज वो सोचता था कि भैया उसे बुलाएँगे और समझा-बुझा देंगे कि देखो इस तरह की गलती अब नहीं करना, हो गया, अब तुम दोबारा से ऐसा नहीं करना। लेकिन आज वो एकदम कठोर हो गए थे उसके प्रति बिल्कुल वो निष्ठुर हो गए थे। वो मूर्ख था, वो नादान था लेकिन उसका मन कहता था, मन ही मन सोच रहा था कि ये तो भैया ने मेरे साथ न्याय नहीं किया। अगर उन्हें मेरे मुझसे गुस्सा था या मुझ पे गुस्सा था तो मुझे अकेले में बुलाते, मुझे 2-4 सुना देते या 2-4 थप्पड़ लगा देते, लेकिन मुझे इतना दुःख नहीं होता। लेकिन जब भाई ने कहा कि मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ, तो लाल बिहारी से ये बात सहन नहीं हुई। उसे लगा कि भैया इससे ज़्यादा उसका क्या अपमान करेंगे। वो रोता हुआ घर आया, घर इतना बड़ा पहलवान और इतना गुस्सैल उजड्ड लड़का ये बात सुन के उसकी आँखों में आँसू भर आए। घर आया, अपनी कोठरी यानी अपने कमरे में गया, कपड़े बदले और उसने अपनी आँखें पोंछ ली जिससे कि किसी को ये ना लगे कि वो रो रहा था। अक्सर कोई भी रोता है तो अपनी आँखें पोंछ लेता है या अपने मन के भाव छिपा लेता है जिससे किसी को पता ना लगे कि वो रो रहा है। इसके बाद वह आनंदी के दरवाज़े पर यानी आनंदी के कमरे के दरवाज़े पर जाकर बोला कि भाभी, भैया ने फ़ैसला किया है कि वो मेरे साथ इस घर में नहीं रहेंगे और वो अब मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, इसीलिए मैं जाता हूँ। अब मैं उनको फिर से अपनी शक्ल नहीं दिखाऊँगा। मुझसे जो कुछ भी गलती हुई है, उसे मुझे माफ़ कर देना। कहते-कहते लाल बिहारी का गला भरा यानी रोने-रोने जैसा हो गया और उसका गला अवरुद्ध हो गया, अटकने सी लगी आवाज़। छात्रों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। बचा हुआ पाठ हम अंतिम वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।